नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संकेत है कि धमाका किसी भी वक्त शायद आज ही हो जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बैक टू बैक बैठकें तो दूसरी तरफ खाड़ी के आसमान में मंडराते अमेरिकी B-2 बॉम्बर युद्ध का शंखनाद कर रहे हैं। लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। तेहरान से सीधी ललकार आ रही है कि हम भी जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ईरान का ये आक्रामक रुख बता रहा है कि इस बार लड़ाई होगी आर पार की। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि ईरान से सीधी टक्कर कितनी भारी पड़ेगी। पिछले टकराव में अमेरिका और नेतन्याहू को भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद सुलग उठा है। ईरान के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप की बेचैनी साफ तौर से नजर आती है, लेकिन साख की इस लड़ाई ने पूरी दुनिया को विनाश के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आज करेंगे इसी विषय पर चर्चा। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और इस वक्त मिडिल ईस्ट के ऊपर बारूद की ऐसी गंध है जो पहले कभी महसूस नहीं की गई। संकेत मिल रहे हैं कि हमला किसी भी पल, किसी भी वक्त हो सकता है। जी हां, शायद आज ही हो सकता है कहा जाए। खाड़ी के आसमान को चीरते हुए अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स की उड़ान इस बात का सबूत है कि दुनिया एक विनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। जंग की संभावना लगातार बनती नजर आ रही है। उसको लेकर कई संकेत नजर आते हैं। आखिर क्यों दावा किया जा रहा है कि जंग किसी भी वक्त हो सकता है? मैं आपको बताऊं, दरअसल यूएस ईरान में आज भी जंग संभव है। अमेरिका ने पश्चिमी एशिया में अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। बताया जा रहा है रेडी टू फायर मोड में ईरान की एयर डिफेंस यूनिट है। अमेरिका न्यू जर्सी में अचानक से वॉशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट आए तो ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। जानकारी है कि अमेरिका ट्रंप के बाद में अफसरों की छुट्टियां भी एक तरह से रद्द कर दी गई हैं, तो ईरान भी बाब अल मंदेब पर अमेरिका को धमकी दे रहा है। अमेरिका सुरक्षा सलाहकारों के साथ में अहम बैठक कर रहा है तो ईरान में भी अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार किया जा रहा है। अमेरिका में जेडी वेंस पीट हेग्सेथ बैठक में शामिल हुए हैं तो ईरान में मौजूद डेलीगेशन को कतर ने वापस बुला लिया है। ये वो तमाम संभावनाएं हैं जो ये स्पष्ट बता दे रही है कि मिडिल ईस्ट में बड़ा कुछ होने वाला है, जिसकी हलचल तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हो रही है। एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाई लेवल बैठकें हो रही हैं, दूसरी तरफ तेहरान से सीधी ललकार गूंज रही है। ईरान साफ कह रहा है युद्ध के लिए हम तैयार हैं और ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये है वर्चस्व की, साख की और वजूद की वो जंग जिसका शंखनाद दोबारा हो ही चुका है। ईरान पर हमले के संकेत लगातार मिल रहे हैं अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं कैसे ईरान पर हमले के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप की शादी है, लेकिन अपने बेटे की शादी में डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं होने वाले। उनका वीकेंड का गोल्फ का प्रोग्राम था जो रद्द कर दिया गया और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस वापस आ गए। समझिए, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उनका प्रोग्राम फिक्स होता है लगभग एक हफ्ते तक का भी, लेकिन अचानक से उसमें फेरबदल ऐसा क्यों? ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमलों की तैयारियां की जा रही हैं, ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं और ये रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि नए हमलों की प्लानिंग संभावित है। जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा रहा है। सेना प्रशासन के कई सीनियर अफसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और तमाम जो सैनिक हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है और जिस तरह से बैठकें हो रही हैं उससे तो यही संकेत हैं। अब दूसरी तरफ ईरान की बात सुन लीजिए। ईरान कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, आओ तो सही। ईरान बार बार इसी बात पर फोकस है। ईरान कह रहे ट्रंप के पास अब कोई रास्ता नहीं है, दुश्मन की बेवकूफी का हम जवाब देंगे, अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा और ट्रंप के अहंकार से अमेरिका दलदल में है। ये शब्द हैं ईरान के। लगातार ईरान तमाम धमकियों के जवाब अब उसी धमकी भरे अंदाज में दे रहा है। खाड़ी के आसमान में B-2 बॉम्बर्स की मौजूदगी कोई सामान्य गश्त नहीं है, क्योंकि अब एक बार फिर से खाड़ी में B-2 बॉम्बर्स की एक्टिविटी ज्यादा नजर आने लगी है।
अब अमेरिकी वायुसेना का ये स्टेल्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे घातक परमाणु सक्षम विमान है। यह बगैर रडार की पकड़ में आए दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकता है और जब भी वॉशिंगटन इन विमानों को उड़ाता है, सीधा मतलब होता है टारगेट लॉक हो चुका है। रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन बॉम्बर्स का निशाना ईरान के वो भूमिगत परमाणु ठिकाने और मिसाइल डिपो हैं जो पहाड़ों के सैकड़ों फीट नीचे छिपे हुए हैं। आइए आपको तस्वीरें भी जो हम दिखा दें, ये अमेरिका की ओर से जारी की गई है। अमेरिका की ओर से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की तस्वीर है। बेसिकली वीडियो पोस्ट किया गया। तस्वीरें ट्रंप के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्विवनो की तरफ से जारी की गई। वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि ट्रंप इस वक्त डू और डाई यानी करो या मरो की स्थिति में है। बैठकों का दौर नहीं थम रहा। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक जनरलों और कूटनीतिज्ञों की फाइलें एक तरह से पलटी जा रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल या अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है और इसी हमले को पहले ही बेअसर करने के लिए ट्रंप आज ही आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका जो घेराबंदी की तैयारी कर रहा है, क्या इस घेराबंदी में ईरान उसके फेर में आ जाएगा? इस घेराबंदी के सामने ईरान के तेवर दरअसल ढीले नहीं पड़े हैं। तेहरान की सड़कों से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, जंग का स्वागत है। और यही वजह है कि ट्रंप अंदर खाने ईरान पर हमले के नतीजों से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। ईरान से जंग अगर दोबारा शुरू होती है तो उसके बाद में ये कहा जाए कि हालात क्या होंगे, शायद पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। ईरान से जंग दोबारा शुरू होने से पहले ट्रंप बखूबी ये जानते हैं कि ईरान के पास में अभी भी 50% ड्रोन नेटवर्क है, क्योंकि ये खुद अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट्स ने दावा किया। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि ईरान के पास क्रूज मिसाइल का बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, अभी भी लगभग 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स ईरान के सुरक्षित हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी 10 से 12 खतरनाक अंडर वाटर माइंस मौजूद हैं। इन सारी परिस्थितियों से वाकिफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम, क्योंकि अमेरिका की ही कई रिपोर्ट्स ये बार बार दावा करती हैं कि जो सीज फायर हुआ उसमें ईरान ने अपनी ताकत को और मजबूत किया, बिखरी हुई ताकत को और बटोर लिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब अंजाम इतना भयानक हो सकता है जिसका इल्म डोनाल्ड ट्रंप को है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध की आग में आखिर क्यों कूदना चाहते हैं? इसका जवाब किसी सैन्य रणनीति में नहीं है, दरअसल कूटनीति और राजनीति के गलियारों में छिपा है। दरअसल ये जो जंग है ट्रंप के लिए अब है साख की लड़ाई। अपने देश के भीतर राजनीतिक दबाव, वैश्विक मंच पर अमेरिका के घटते दबदबे और अपनी स्ट्रॉन्ग मैन वाली छवि को बचाने के लिए ट्रंप को एक बड़ी जीत की दरकार है। उन्हें यह लगता है कि ईरान को वो घुटनों पर लाएंगे और वो इतिहास में अपना नाम अमर कर सकते हैं। इससे पहले युद्ध में अमेरिका को आखिर नुकसान क्या हुआ, वो आइए आपको याद दिला देते हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को तो पता ही होगा, उनकी टीम तो लगातार बता ही रही होगी कि इसके पहले जब जब युद्ध हुआ तो कितना नुकसान का सामना करना पड़ा है अमेरिका को। सिर्फ ईरान की अगर बात की जाए, देखिए रोजाना लगभग 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिका को। 40 दिनों में 75 अरब डॉलर अमेरिका गंवा चुका है। 13 जवान मारे गए तो 381 जवान घायल हो गए। 24 विमान, 12 रडार, सब कुछ तबाह कर चुका है ईरान। इतना ही नहीं, 16 MQ-9 रिपर ड्रोन बर्बाद कर चुका है ईरान, जो अमेरिका की ताकतों में से एक माना जाता है। ये 45 से 40 दिनों के बीच की जंग का आपको बता रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जो बड़े स्तर पर तैयारियां, अन्य देशों में जो नुकसान पहुंचाया ईरान ने अमेरिकी बेसिस को, वो तो अलग ही नुकसान है। जंग से इजराइल को नुकसान क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका तो बड़ा मजबूत है, लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो अभी तक इस जंग में लगभग 11.5 अरब डॉलर एक तरह से खत्म हो चुके हैं इजराइल के। 35 नागरिकों की इजराइल की मौत हुई है, 8000 नागरिक घायल हुए हैं। तो 640 मिसाइल हमले अभी तक इजराइल ने झेले। बताया जा रहा है 765 से ज्यादा ड्रोन अटैक ईरान इजराइल पर कर चुका है और अभी भी ये हमले जारी हैं। बड़ी सैन्य आहत, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको तो डैमेज हुआ ही हुआ है और सबसे बड़ा डैमेज जो हुआ वो है साख, अमेरिका की भी और इजराइल की भी।
कि ईरान अमेरिका के लिहाज से बहुत छोटा हिस्सा है, उसकी सैन्य ताकत अमेरिका के लिहाज से बहुत छोटी है, उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिहाज से ना बराबर है, लेकिन उस ईरान ने अमेरिका के उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप लेकर घूम रहे थे। ट्रंप का अहंकार और ईरान की जिद, इन दोनों के बीच में पिसने वाली है बेकसूर इंसानियत। युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे खत्म कब और कैसे करना है ये किसी के हाथों में नहीं। क्या ट्रंप वाकई में इस महाविनाश के परिणाम को झेलने के लिए तैयार है, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो केवल डराने के लिए रचा गया, लेकिन धरातल पर जो तैयारियां नजर आती हैं वो किसी माइंड गेम्स की नजर नहीं आती, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इशारा कर रही है। आखिर क्या संकेत हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अमेरिका से रवि करकरा जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन रवि जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे जल्दी से करना चाह रही हूँ, जल्दी शॉर्ट रिएक्शंस के साथ में, क्योंकि आप अमेरिका में मौजूद हैं और जानकारी ये सामने आ रही है कि वहां पर बड़ी हलचल है। जो टॉप लीडरशिप है, छुट्टियां कैंसिल हैं, अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हैं। आखिर ऐसी क्या खिचड़ी पक रही है, ऐसा क्या हो गया अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने वीकेंड प्लान्स को कैंसिल करके व्हाइट हाउस वापस भाग आए? देखिए, जो बताया जाता है मीडिया में वो असली में नहीं होता है। बेसिकली ट्रम्प का जो खुलासा, जब इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसकी ट्रम्प की फैमिली की चल रही है, जहाँ पे ज्यादा मार्केट शॉर्ट जो किया गया है, तो बहुत ज्यादा पैनिक है इस टाइम अभी व्हाइट हाउस के अंदर, उनके खुद के परिवार को लेके, उनको लेके। तो वो शॉक एंड ऑ की जो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है वो अब एक्सपोज होने वाली है। तो वैसे भी ईद आ रही है, देखिए ईद के टाइम कोई कोई भी कुछ कर ले, कोई किसी को कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो ट्रम्प जो बार बार जो खेले जा रहा है, बिटकॉइन की प्राइसेस गिर रही हैं, तो मेरा जो बड़ा क्लियर जो पोजीशन है वो यही है कि ट्रम्प जो है वो एक पैनिक मोड में है। व्हाइट हाउस के जो लोग हैं वो सब पैनिक मोड में है, क्योंकि अब विद इन रिपब्लिकन पार्टी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं। जी। तो ये अब जो है थोड़े टाइम ही खींचा जाएगा। तो दैट्स अ वेरी क्विक रिएक्शन। यानी कि ये कहा जाए कि अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो बड़ी पैनिक करने वाली है। लेकिन सोढी जी, जल्दी से आपका एक रिएक्शन, जब जब डोनाल्ड ट्रंप पैनिक में होते हैं, उनके साथी, उनके जानकार और इतिहास गवाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा आदेश दे देते हैं। अब जो B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट है, ईरान की जो बड़ी तैयारियां हैं, जो आनन फानन में जो बड़ी मीटिंगें की जा रही हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि भाई 24 घंटे बड़े क्रिटिकल है। मैं तो बोली 24 भी मैंने ज्यादा बोल दिए, हो सकता है कि अगले 10 से 12 घंटों में कुछ हो जाए, ऐसी संभावना नजर आ रही है क्या सर? जय हिंद नैना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब ट्रंप दिक्कत में होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई करते हैं। 14 जनवरी साल से जब ईस्टर्न फाइल के खुलासे होने शुरू हुए अमेरिका में, और हर दूसरे तीसरे पन्ने पे ट्रंप की काली करतूतें थी, तो ट्रंप ने 28 फरवरी को ईरान पे हमला बोल दिया, जबकि अमेरिका के जितने बड़े अधिकारी थे, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ को छोड़ के बाकी जितने थे, उपराष्ट्रपति, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन, सब ने कहा था ये हमला अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ईस्टर्न फाइल के चक्कर में हमला कर तो दिया, और जो खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है वो अब दुनिया के सामने तो है ही है, और अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी बड़ी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। तो नैना जी, मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप अब दोबारा रिस्क करेंगे ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ईरान ने इस 2 फ्रंट वॉर की तैयारी 18 अप्रैल 1988 से की थी, जब अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया था। तो मेरे को नहीं लगता कि ट्रंप दोबारा ये भूल करेंगे ईरान पे हमला करने की, क्योंकि ईरान पूरी तरह से ये जंग के लिए अभी भी तैयार है। ईरान भी जंग के लिए तैयार है
और लगातार हम देख रहे हैं कि ईरान की जंग के साथ साथ किस तरह से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही है। मोहम्मद अमी जी, लेकिन ईरान तो जंग के लिए तैयार है। मैं पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस बेचैनी को समझूं, जो तमाम इंटेलिजेंस की बात सामने आई थी, अभी हाल ही में खबर आई कि इवांका ट्रंप जो है उन पर भी एक तरह से टारगेट साधने की कोशिश की जा रही थी और ऐसे तमाम हिट लिस्ट तैयार की गई ईरान की तरफ से, वो भी हमने बखूबी देखा। क्या यही एक तरह से सही राइट टाइम मान रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और या अब उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है कि अब तो और कोई रास्ता ही नहीं है? देखिए, ईरान ने जो चेतावनी दी है, किसी भी बेवकूफी का वो जवाब आराम से देगा। इस बीच आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है, जो उनके हमायती हैं, और यूएई और कतर, इन्होंने युद्ध की जगह कहा है कि डिप्लोमेटिक अप्रोच की जानी चाहिए, कूटनीतिक अपील की है कि उस तरह तैयारी करना चाहिए। फ्रांस और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जो मिशन है वो तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है। देखिए, इस बात के लिए देखिए आप, वहाँ पर जो नाटो के स्टेट हैं उन्होंने भी इस बात को कहा, यूरोपियन यूनियन ने भी इस बात को कहा है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, आज उन्होंने अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने गोल्फ की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं, अपने सारे अधिकारियों को बुला लिया है। इसका ये मतलब ये है कि कोई बड़ा मिशन करने जा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये अभी फाइनल नहीं है। क्योंकि कई बार वो कह चुके हैं कि हम उसको ईरान को खत्म कर देंगे, आज तक तो खत्म हुआ नहीं। आज आप देखिए कितने जमाने, क्या B-2B बम्बर जो आसमान में उड़ा रहे हैं, क्या 45 दिन पहले भी उन्होंने वहां पर चलाए थे, और उससे क्या हासिल हुआ? जितनी उनका खर्चा है, जो आपने अभी बताया कितने बिलियन डॉलर खर्च हो चुका है, तो उसके लिए उनको पार्लियामेंट में जवाब देना है। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में जो अभी बता रहे थे हमारे सोडी साहब कि रिपब्लिकन में भी रोष आया हुआ है, यानी उन्हीं की पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके अगेंस्ट हैं। अभी का क्या कहा जाएगा? और पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया है कि अगर कोई भी ईरान पर हमला किया जाएगा तो पहले पार्लियामेंट को बताया जाएगा। अब पार्लियामेंट पर उन्होंने बताया नहीं बताया, ये देखने वाला है। अपनी कैबिनेट को भी क्या पास करके देना चाह रहे हैं। ईरान जो है उनसे डरने वाला बिल्कुल नहीं है। ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है। उसके पीछे जो बैक पर है आप देखिएगा, वो बैक पर रशिया, चाइना और कोरिया है। इसलिए ट्रम्प घबराए हुए हैं। अभी गए भी थे चाइना भाग के, लेकिन क्या हुआ, उनकी 2 दिन की जो विजिट थी 48 आवर्स की, वो 58 आवर्स की कुछ भी नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने जो सीओज ले गए थे, उनमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने 200 विमान यानी अपनी एयरबस बेच के आ गए, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। अब आप समझिए कि इंटरनेशनली ये पीछे जा चुके हैं और अपनी जो साख है उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको कब्जा करेंगे। लेकिन जितने भी इनके आप देखिए, चाहे वो अब्राहम लिंकन रहे हों, चाहे बड़े से बड़े शिप रहे हों, तो वारशिप आए थे चले गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम अब आपको मैं बताऊं कि चाह ये रहे थे कि हम जो ग्राउंड फोर्स यूज करेंगे, उसमें IDF ने साफ मना कर दिया कि हम लेबनान के साथ ऑलरेडी लड़ रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम थक चुके हैं और ये इनके पास इतने फोर्सेस नहीं है। ईरान की जो फोर्सेस हैं वो लाखों में हैं और वो लड़ाके मशहूर हैं, कोई आज के नहीं है। ये फारस की लड़ाई तब अमेरिका था नहीं, इजराइल था नहीं, तब से ये कंट्री है प्राचीन काल से, और उसका काम ही से सिर्फ लड़ना। फारस के लड़ाके मशहूर हैं। तो उनके देखिए, उन्होंने अपनी औरतों को, अपने बच्चों तक को ट्रेनिंग दे दी है और वो सड़कों पे मार्च कर रहे हैं। ये सोचते थे कि हम यहाँ पर सिविल वार कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। धोखे से इन्होंने जो हमला किया, वहां पे जो खुमैनी की हत्या हुई, उस खुमैनी की हत्या ने एक दूसरा रूप ले लिया। यानी जितना रिलीजियसली उनको लोग मानते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे और सिंपैथी बढ़ गई। आज ईरान और पावरफुल हो गया। जो 79 से शुरू में पावर में आया था, वो फिर दोबारा इन्होंने जिंदा कर दिया। ये है अमेरिका की पॉलिसी, फेल हो गई। देखिए, अमेरिका की पॉलिसीज लगातार फेल हो रही हैं और यही तो एक बड़ा दबाव का बहुत मुख्य कारण भी है। संजीव जी, अब ये जंग खत्म होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अमेरिका के लिए, और ये जंग खत्म होना ज़रूरी है या फिर अभी अपनी साख बचाना ज़रूरी है, ये तस्वीर नज़र आती है। और जो तमाम संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट के लिए, कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए नैना जी, यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इसी तरीके से ब्लॉकेड और अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड आगे जारी रहा, उसमें वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाया, और दूसरा ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो अपने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई अगर वो कमिटमेंट नहीं करती है और वो एडमेंट रुख बनाए रखती है, तो मैं दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ये युद्ध फिर से शुरू हो सकता है और एनी टाइम शुरू हो सकता है। और जाहिर है कि जब डिप्लोमेसी फेल होती है
तो फिर हिंसा शुरू होती है, और जाहिर है कि वो हिंसा लगभग 40 दिनों तक की चली थी, और उसके पहले भी डिप्लोमेसी की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो फेल हुई। उसके बाद वायलेंस शुरू हुई, युद्ध शुरू हुआ, और एक बार फिर से डिप्लोमेसी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो ये युद्ध है वो फिर से शुरू हो सकता है, और जाहिर है कि यूएस और ईरान के बीच में इस समय एक अविश्वास की एक बहुत ही गहरी खाई है, और 28 फरवरी और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, उसके बाद तो जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको विश्वास का संकट नहीं कहेंगे, उसको अविश्वास की गहरी खाई कहना ठीक होगा। और एक स्टेटस को, जो दशकों पुराना स्टेटस को था, वो 28 फरवरी को टूट गया, और उसके बाद जो नया स्टेटस को बनाने में समय लगेगा। और जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम आज के समय की है, वो अब एक IRGC लेड रिजीम है, वो बहुत ज्यादा और पहले से कहीं ज्यादा हार्डलाइन अप्रोच वो दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसी तरीके का एडमेंट और हार्डलाइनर अप्रोच रहा, तो दोनों ही पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में तो युद्ध का रास्ता ही दिखता है, और वह युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। मुझे फिर से अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है। देखिए, युद्ध तो कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन अच्छा सोरी सर, पिछले कुछ वक्त में अगर हम ईरान की बात करें, तो अब ईरान ने कहा है कि जो बड़ी तैयारी है वो तैयारी ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ इस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका नहीं आएगा। अब ईरान के लिए वर्चस्व स्थापित करने का मौका है। उसने कहा कि अब अगर हम प्लान करेंगे तो जो ये कहा जाए कि जो मिनी वॉर मॉडल उसने तैयार किया, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, वो पूरे अरब कंट्रीज के लिए बड़ा निर्णायक होगा। बहरीन से लेकर UAE से लेकर, चाहे बात सऊदी अरब की हो या फिर जॉर्डन की हो, सब अब उसकी जद में है। ये कितना घातक होगा अरब कंट्रीज के लिए? नैना जी, 22 जनवरी को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने कहा था कि यदि अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो ईरान मिडिल ईस्ट के सारे देशों को टारगेट करेगा। अमेरिका ने यह बात हल्के में ली, मजाक में ली। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे 28 फरवरी को हमला किया, उसके बाद जो युद्ध चला, उसका फलस्वरूप यह हुआ कि 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी कि ईरान ने अमेरिका के जितने 13 सैनिक अड्डे थे मिडिल ईस्ट में, सबको बर्बाद कर दिया है। और जो 40,000 अमेरिकी सैनिक उसमें तैनात हैं, वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ये सबसे शर्मनाक समय था जब उसके सैनिक, महाशक्ति के सैनिक, किराए के घरों और होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 2 दिन बाद 27 मार्च को इजराइल के 2 विख्यात अखबार, टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट में खबरें छपी कि इजराइल के सेना मुखिया, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया है कि अगर ये युद्ध लंबा चला इजराइल का ईरान से, इजरायली सेना टूटने के कगार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और दुनिया ने देखा कुछ दिन बाद 8 अप्रैल सुबह 2 बजे ईरान समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जबकि कुछ घंटे पहले उन्होंने बड़े ट्वीट किए थे, सभ्यता खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी जो आज तक टूटी नहीं और ना ही टूटेगी। ईरान ने, नैना जी, अगर हम थोड़ा ईरान के बारे में पढ़ें, और कोई भी सेना में किताबें पढ़ना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य हैं, द पावर ऑफ ज्योग्राफी और द प्रिजन ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। तभी आज तक किसी भी अमेरिका के सेनाध्यक्ष ने अपने राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी ईरान पे युद्ध करने की, क्योंकि ईरान के पास पूरी तरह से टेरेन या ज्योग्राफी या भूगोल उसके पक्ष में है। जनरल डैन केन ने भी 12 फरवरी को ट्रंप को बोला था हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमारे लिए घातक होगा, लेकिन ट्रंप ने बात नहीं सुनी। और अभी भी अगर ये युद्ध होता है, जिसकी संभावना मेरे को बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन हम मान भी लें कि युद्ध अगर दोबारा छिड़ता है, ईरान पूरी तरह तैयार है। इस बार तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पहले तो तब भी उसने अपने पड़ोसी देशों के लिए थोड़ी रहमत बख्शी कि ये इसके पड़ोसी देश हैं, लेकिन अब तो वो बिल्कुल रहमत नहीं बख्शेगा। अब तो वो चाहे उनके पानी के डिसैलिनेशन प्लांट हो, चाहे तेल के कारखाने हो, पूरी तरह सबको बर्बाद कर देगा। ईरान पूरी तरह तैयार बैठा है। तभी नैना जी, जितने खाड़ी के देश हैं सारे ट्रंप को कह रहे हैं युद्ध विराम मत तोड़ो, पूर्ण युद्ध खत्म होने के डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर करो। आज ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, अपने घरेलू तौर पे और अपने पार्टी के अंदर पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं, आइसोलेट हो रखे।
लेकिन सर अभी भी वही तो बात है कि भले ही दबाव ये बनाया जा रहा हो कि जो सीज फायर को लेकर या संधि पत्र पर सिग्नेचर हो जाएं, लेकिन अमेरिका उस चीज के लिए तैयार नहीं है, ईरान अमेरिका की शर्तों पर तैयार नहीं है। लेकिन रवि करकरे जी, एक और बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही ईरान वाले तनाव से बाहर नहीं निकल कर आ पाए, अब हेलो ग्रीनलैंड कहते हुए वो एक नया बखेड़ा शुरू करना चाहते हैं। पहले कभी क्यूबा को ललकारते हुए नजर आते हैं। अभी तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रंप आखिर चाह क्या रहे हैं, आखिर क्या रणनीति तैयार करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ क्या एक माइंड गेम है उनका? नैना जी, आप ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट ने जो है, हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट, सबने जवाब दिए हैं। पर मुझे माइंड से ज़्यादा, मैं काफ़ी डॉक्टर्स से बहुत सीरियसली मेरी बात हो चुकी है और काफ़ी लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डीजेनरेटिव मेंटल फिजिकल जो है डिसऑर्डर की भी काफ़ी ये बातें चल रही हैं, जहाँ पे कुछ लोग अब मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, परसों कल ही मार्को रूबियो ने नेटो के साथ जाके पूरा नेटो को बहुत ज्यादा कंसोल किया है, रीएश्योर किया है। और उसके बाद आपने बिल्कुल सही बोला, अब देखिए वो इमेज निकल के आ गई है कि हेलो ग्रीनलैंड। अब देखिए जो तैयारी जो हो रही है, मुझे लगता है कि अब ये क्यूबा की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब वो जो है, ट्रम्प जो है, एक जगह से हॉप करके दूसरी तरह से हॉप करते हैं और मार्केट को जो है किसी ना किसी तरीके से शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो है, ट्रम्प को पता है कि वो इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं ईरान में, क्योंकि सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगा, ईरान की सबसे बड़ी जो एक विक्ट्री हुई है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दे, पर उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री ये हुई है कि जीसीसी कंट्री का जो कॉन्फिडेंस था कि यूएसए हमको आके बचाएगा। जो अभी सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि जो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है, जो पूरी डेवेस्टेशन हुई है उनके बेसिस की, किसने सोचा था? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। मैं तो 24 फरवरी को मैं तो दुबई में था। मैं तो बल्कि अभी भी मुझे अगले हफ्ते जाना हमेशा मैं करता हूँ, मुझे अपना टिकट पोस्टपोन कर देना पड़ता है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ट्रम्प ने जो इतने बुरी अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, और बहुत ज्यादा एनालिसिस निकल के आ रही है, पेट्रो डॉलर से जो डीलिंकिंग की बात जो हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन की बात हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है। और ये जो है, चाहे ट्रम्प कितना भी बोल दे, जीसीसी कंट्री उसको बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगी कि वो दोबारा ईरान से करे, क्योंकि लेकिन रवि करकरे जी, एक बात बड़ी आपने इंटरेस्टिंग कही कि कई डॉक्टर्स की बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की इस परिस्थिति को लेकर, हालात को लेकर चर्चा हो रही है। क्या वाकई में अमेरिका में भी, हम लोग तो चर्चा यहाँ पर करते हैं, क्या अमेरिका में भी वाकई में अनस्टेबल या अनप्रेडिक्टेबल जिस तरह से अभी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, तो क्या उनकी जो संसद या बाकी वो भी इस ओर कुछ विचार कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये सीरियस हो गया मामला, क्योंकि ये आपने बोला ना कि आज कभी दिन कभी रात, कभी दिन, पता ही नहीं होता, और उसमें कोई कंसल्टेशन नहीं। ये जो जो एक तानाशाह जैसी एक, मैं वही भी नहीं बोलूंगा तानाशाह जो है, पुतिन भी हैं और शी जिनपिंग भी हैं, पर यहाँ पे थोड़े अजीब सा ही अनप्रिडिक्टेबल माइंड गेम जो आपने बोला, उनके माइंड के अंदर ही चल रहा है। देखिए, ये जो है, मुझे जो लगता है, जो मुझे अंदाजा जो है वो है कि अब ये क्यूबा की तरफ इनका फोकस जाएगा, क्योंकि क्यूबा की बहुत बुरी हालत हो गई है, ना बिजली है, ना खाना है, ना पानी है। और वो इस सिचुएशन को, और अगर मार्को रूबियो का आप कमेंट भी देखें, देखिए ये सारा जो अभी लोगों ने सडनली निकालना, एक्यूजेशन करना शुरू कर दिया है। अब मार्को रूबियो देख लीजिए, आपके उसके रिसेप्शन में अभी दिल्ली में, मतलब कौन सोचता था कि मार्को रूबियो आएगा, और उसका कितना ये बकवास लेकिन रवि जी, रिसेप्शन। बात तो यही हो गई ना, ये कितना बड़ा ये हो जाती है कि किसी, ठीक है, आप उम्र का पड़ाव बोले, अब विचारधारा बोले, लाइफस्टाइल बोले, सनक बोले, तानाशाही रवैया बोले, कुछ भी कहें, लेकिन उसका नतीजा, उस सोच का नतीजा, उस जिद का नतीजा ये है कि दुनिया में तेल संकट है। और ये कहा जाए, तेल संकट के बीच में 27 देश ऐसे हैं जो वर्ल्ड बैंक के पास में मदद मांगने के लिए पहुंचे, संजीव श्रीवास्तव जी। अब वो लगातार मिडिल ईस्ट संघर्ष को लेकर वर्ल्ड बैंक से आपात आर्थिक मदद लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। 27 देश, एक या दो नहीं। ये भी तो दबाव एक तरह से अमेरिका पर है। वो कह रहे भाई, आपने अपनी सनक के चक्कर में हमें इस तरह से परेशानी में डाल दिया, और अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं वो। देखिए नैना जी, मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं है। वो बैक ऑफ नहीं कर सकता वहां से इस सिचुएशन में। और उसके जो 2-3 कारण हैं। पहला तो ये है कि इजराइल का जो डिफेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी का एक कोर इंटरेस्ट है, और उसको अमेरिका कभी भी किसी कीमत पे गिव अप नहीं करेगा। और यूएस की जो ज्यूइश लॉबी है
और करकरे साहब इस बात को वहां पर समझते होंगे कि वो उनके जो दबाव बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट में बहुत भारी रहता है, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट्स हो। तो वो कभी भी इस तरीके की सिचुएशन में इजराइल को अकेला छोड़ करके अमेरिका अगर बाहर आने की सोचेगा तो वो होने नहीं देंगे, और अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसे होने नहीं देगा, और अमेरिका का पूरा एस्टेब्लिशमेंट उसे होने नहीं देगा। और जाहिर है कि इजराइल की रक्षा का जो कमिटमेंट है, वो जो एक कमिटमेंट है, उसको वो कहते हैं, जैसा टर्म यूज करते हैं, आयरन क्लॉड अलायंस। तो ये लोहे की जो दीवार है उसमें अगर कोई सोचेगा कि वो कमजोर पड़ती जा रही है तो ऐसा नहीं होने जा रहा। पहली बात ये। दूसरा, यदि यूएस इस सिचुएशन में बाहर आ जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो ऐसे में जो ईरान जो कि ज्यादा डोमिनेटिंग और आईआरजीसी लेड और ज्यादा रेडिकलाइज्ड जो रिजीम और तंजीम जो वहां पर होगी, क्या उसको जीसीसी के राष्ट्र स्वीकार कर पाएंगे? क्या सऊदी अरबिया उससे कंफर्टेबल होगा या यूएई उससे कंफर्टेबल होगा? जो सुन्नी बहुल जो राष्ट्र हैं, जो कि ईरान को एक हमेशा संदेह की दृष्टि से देखते हैं, चाहे उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे उसका आतंकवाद को समर्थन देने का पूरा हो, उन सारे विषयों को लेकर के जो एक सिया सुन्नी का जो डिवाइड रहता है, उसमें वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएंगे, सऊदी अरबिया, यूएई और जितने भी अन्य राष्ट्र हैं। तो जीसीसी के जो कंट्रीज हैं, यदि उन्होंने ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं किया है अब तक, तो उसको कमजोरी ना समझा जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई और कतर और ओमान और इन सारे राष्ट्रों के पास जो है वो कैपेबिलिटी, जो रिसोर्सेस हैं, जो कभी भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि उन्होंने ऐसी स्थितियों में भी, अमेरिका हो चाहे उसके एलाइज हो, पार्टनर्स हो, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है, तो उसको कमजोरी ना समझा जाए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि यदि अगले फेज की लड़ाई शुरू होती है, अगला युद्ध शुरू होता है, तो संभव है कि जीसीसी के जो राष्ट्र हैं वो भी इस पूरे उसमें शामिल होंगे। क्योंकि अभी आपने देखा कि इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स और अनेक डिफेंस सिस्टम यूएई में तैनात किए जा रहे हैं, और जो यूएई को इजराइल के संबंध लगातार बढ़े हैं। अभी हाल के समय में ईरान की इस्लामिक रेजिम ने यूएई के फुजेरा पे गैस पाइपलाइन पे हमला करने की कोशिश की, और कई अन्य जगहों पर यहाँ की एक तरह के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी यूएई के टारगेट करने की कोशिश की। तो ईरान की इस्लामिक रेजिम इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि अगले फेज की लड़ाई में संभव है कि यूएई भी उतर आए यूएस और इजराइल के साथ, और उसमें फिर सऊदी अरबिया भी अगर भविष्य में ज्वाइन कर लेगा और सारे जीसीसी ज्वाइन कर लेंगे, जो कि अभी तक उन्होंने बहुत धैर्य दिखाया है, तो ऐसे में तो ये जो इस्लामिक रेजिम के लिए बहुत ही ज्यादा संकट वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सर। तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में लेने की जरूरत है ईरानी इस्लामिक रेजिम को, कि ये जो सिचुएशन है अभी भी रिजॉल्व हो सकती है यदि नेगोशिएशंस पे आए, एडामेंट रुख त्यागें और अपने अप्रोचेस में बदलाव लाएं, तो अभी भी शांति स्थापित हो सकती है। क्योंकि अगर नेक्स्ट फेज का वॉर शुरू हुआ तो उसका जो स्केल है, उसका जो दायरा है, वो बड़ा हो सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो गल्फ के जो राष्ट्र हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है वो ईरान के लिए बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन बन सकती है। सर, सिर्फ ईरान के लिए या फिर पूरी दुनिया के लिए, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए? पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए ये जाहिर है कि ऊर्जा का संकट गहराएगा। देखिए, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं कि ये जो क्राइसिस है इतनी आसानी से रिजॉल्व नहीं होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और ये जो संकट है ये महीनों और वर्षों तक जा सकता है, और 1 साल का उन्होंने जो सलाह दी है वो बिल्कुल सटीक सलाह दी है। मैं भी जैसे आपके शोज में, नैना जी, आपके बड़े सम्मानित चैनल पे, आपके सम्मानित शोज पे मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ कि ये जो अविश्वास की खाई इतनी गहरी है। और देखिए, स्टेटस को जब बिगड़ता है, जब कोई बड़े घटनाक्रम होते हैं, आयतुल्लाह खामनाई का जो एलिमिनेशन बहुत बड़ी घटना थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, और जाहिर है कि वो दशकों पुराना जो स्टेटस को है वो बिगड़ा है। मुझे लग रहा है संजीव जी, यही जो सबसे बड़ी घटना अभी तक ये कहा जाए, उस सबसे बड़ी घटना को ईरान यूं ही नहीं जाया करना चाहता, यूं ही ईरान भी नहीं छोड़ना चाहता। ईरान के लिए भी जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं अमीन साहब करूंगा। जी, वो घटना बड़ी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए भी वो एक बहुत बड़ी घटना थी। उन्होंने, अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट ने, चाहे वो जिमी कार्टर हो, चाहे वो आज डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी ने ईरान की इस्लामिक रिजीम को हिट करने के बारे में जरूर सोचा। मिलिट्री एडवाइजर्स, संभव है कि जैसे सऊदी साहब कह रहे हैं कि किसी ने उसको सलाह नहीं दी, लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश
2002 में उन्होंने ईरान के बारे में भी कहा था कि एक्सिस ऑफ इविल में 3 राष्ट्रों की बात की थी, ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया। तो इराक को तो उन्होंने स्वयं हैंडल किया, लेकिन जो ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो चैलेंज है यूएस के लिए, वो अनएड्रेस्ड रहा, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप ने उठा लिया है। और तो ये जो और इजराइल तो हमेशा से चाहता था किस तरह के एक्शन हो। तो देखिए ये जो एक्शन है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक कभी न कभी होना था, कोई न कोई अमेरिकी राष्ट्रपति को करना था। और ईरानियन इस्लामिक रिजीम के और ट्रंप ने कहा कि क्यों नहीं इतिहास में ही बनाऊं, यही तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, लेकिन अमीन साहब, मैं आ रही हूँ संजीव जी दोबारा, लेकिन अच्छा अमीन सर, एक और बड़ी बात यह है कि आखिर ये संकेत हमें क्यों मिल रहे हैं? एक तरफ बड़ी हलचल अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप का अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं करना, मेमोरियल डे की विजिट जो है उसको कैंसिल कर देना, कई सीक्रेट मीटिंग बैठकें कंटिन्यू चल रही। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, कई सीनियर और सीक्रेट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी छुट्टियां रद्द करना और अपनी एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रखना। लेकिन ईरान के जो एयर स्पेस है, वो तस्वीर भी अगर संभव हो तो अपने दर्शकों को मैं दिखाऊंगी, जो एयर स्पेस है वो भी ईरान का पूरी तरह से खाली। एयर ट्रैफिक ईरान के इर्द गिर्द है, लेकिन ईरान में बीच में पूरी तरह से एकदम खामोशी नजर आती है। क्या ये उसके एक बहुत बड़े संकेत हैं? नहीं, देखिए जंग जो है 80 दिन से चली आ रही है, और जो खर्चा है अमेरिका का $29 बिलियन आपने भी बताया, और हो चुका है, आपने बताया, ये सब छपा भी है। और जो ईरान की जो ट्रम्प की जो ईरान के लिए धमकियां हैं, आप याद करिए 17-18 मई का, जब इनकी घड़ी टिक टिक चल रही थी, और ट्रम्प ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा था ईरान जल्दी तबाह हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा, यानी टाइम इज ऑफ द फिनिश हो जाएगा, और अपने हिस्ट्री में नहीं उसका नाम रहेगा। और फिर वो क्या हुआ, फिर टाई फिश हो गया। इनका एक्चुअली क्या, इनका कोई स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है दुनिया को आज तक। चाहे वो इनके, आप देख लीजिए, उन्होंने इशू शुरू किया ट्रम्प ने बनने के बाद कि हम दुनिया में जंग खत्म कर देंगे, या आप इजराइल की और हमास की जो लड़ाई चल रही थी उसको खत्म कर देंगे एक दिन में। उसके बाद उन्होंने कहा हम यूक्रेन की खत्म कर दें, वो लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई, इन्होंने एक लड़ाई और छेड़ दी। उसके बाद वेनेजुएला में घुस गए, उसके बाद इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए, इनको कनाडा भी चाहिए। ये चाहते क्या है समझ में नहीं आता, कि सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। इनकी कोई ना तो डिप्लोमेसी है, ना कोई इनकी टेक्नोलॉजी है, सिर्फ इनका अपना बिजनेस का ध्यान है कि हम किस तरह से कहां से क्या लूट लें और क्या पा लें। जिस तरह से एक और खास बात अमीन जी ये कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द जो उनके इन फैसलों को चुनौती दे दे या लूप होल्स बता दे, उन्हें आउट भी कर देते हैं, जिनमें एक नाम है तुलसी गाबार्ड का, जिन्होंने अपने भले पारिवारिक ग्राउंड के नाम पर यहाँ पर इस्तीफा दिया, लेकिन वो भी बड़े सवालों के घेरे में है। नहीं, देखिए इनके बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता है एज फैक्टर भी हो सकता है। अब नहीं जा रहे शादी में तो क्या लड़के ने, हो सकता है ना इनको न बुलाया हो, ये भी हो सकता है ना, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों में यही होता है, वो अपने फादर को भी नहीं बुलाते, अपनी मैरिज कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ तो मर्यादा रखी होगी। अरे कोई मर्यादा नहीं रह गई है मैडम, आप क्या बात कर रही है। कभी टिक टिक घड़ी बोलती है, कभी शाम को खत्म कर देते हैं, कभी किसी को लूट लेते हैं, कह के हम जाके लूट लाएंगे। ये नहीं है ना, ये वेनेजुएला नहीं था। मैं फिर कहूंगा आपको, ही इज नॉट ए ब्यूरोक्रेट, ही इज नॉट ए टेक्नोक्रेट, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन डील करने गए तो चाइना में क्या करके आए, कुछ लेके आए, कुछ हासिल नहीं हुआ। इन्होंने यही कहा हार्मोज स्टेट को खोल दो, कोई कहना नहीं मानता, नाटो का देश इनका कहना नहीं मानते। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट की, जापान से रिक्वेस्ट की कि अपने नावल शिप्स भेज दे वहां पे, इनकी जो हार्मोज स्टेट को खोल दें, कुछ नहीं हुआ। देखिए कोई इनको सीरियस नहीं ले रहा है पूरी दुनिया में, अब ये अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए अपनी बात को किस तरह करना रखना है नहीं समझ पा रहे हैं। आपने कहा दुनिया में कोई सीरियस नहीं ले रहा, आपने तो ये कह दिया उनके बेटे भी उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। वेल वही कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है उनको आने की शादी में, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है जी। सोडी सर, एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है, वो बड़ी सीरियस कंसर्न को दर्शाती है। ये जो B-2 बॉम्बर का वीडियो हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये अमेरिका की ही तरफ से ट्रंप के एक सीनियर क्लोज अधिकारी उनकी तरफ से साझा किया गया। और ये बड़ा पैटर्न इंटरेस्टिंग है। जब हमने देखा कि पिछले साल जब जून में भी हमला किया गया था, उसके पहले भी ऐसी ही तस्वीर को साझा किया गया और उसके अगले दिन हमला कर दिया गया। जब 28 फरवरी को हमला किया गया था ईरान पर, उसके ठीक 24 घंटे पहले भी ऐसी ही तस्वीर साझा की गई और हमला कर दिया गया। अब आज एक बार फिर से तस्वीर ये सामने आई है, तो ये डॉट को कनेक्ट करते हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है क्या ये, या ये एक संकेत है? नैना जी, पहले तो मैं साफ करना चाहूंगा कि गल्फ के 6 देशों का
ईरान को कोई सैनिक खतरा नहीं है। अच्छा। क्योंकि गल्फ के अगर 6 देशों की हम सैनिक तादाद लें, वो ईरान की सेना के 1/3 भी नहीं है। वो तो बिल्कुल मच्छर है ईरान के लिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के बाद सबसे बड़ा देश है इराक। इराक की सेना ने जब 1980 में ईरान पे हमला बोला था, वो ईरान के अंदर सिर्फ 100 किलोमीटर गए और उनकी बत्ती बंद हो गई थी और उन्हें हार के वापस आना पड़ा। तो ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में कोई खतरा नहीं है। ईरान ने 2 बड़ी सैनिक शक्तियां अमेरिका और इजराइल को शिकस्त दे दी है। ईरान बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है। अब मैं आता हूं आपके मेन सवाल पे। नैना जी, आपका आंकलन बिल्कुल सही है। जो हो सकता है, जो मेरे को एक प्रोबेबिलिटी लग रही है कि शायद कल या परसों एक फजरी नाम का एक ऑपरेशन हो जो अमेरिका करेगा और उसका जवाब ईरान देगा। हमने पिछले साल देखा कि जब ईरान ने इजरायली राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद किया और नेतन्याहू भाग के ट्रंप के पास गए। ट्रंप पिछले साल भी ईरान पे हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहूदी लॉबी और नेतन्याहू के दबाव में उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, जिसमें ये B-2 B-52 बॉम्बर गए, लेकिन उसकी इत्तला पहले ईरान को दे दी, जिसकी वजह से जब ये बम गिरे तो ईरान का मच्छर भी नहीं मरा। और 2 दिन बाद जब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किया कतर के अल उदैद एयरबेस पे, जहां अमरीकी सैनिक तैनात थे, ईरान ने भी अमेरिका को पहले इत्तला दी थी, तो वहां पे भी अमेरिका का कोई मच्छर नहीं मरा। तो ये एक पाखंड सा एक ऑपरेशन हो सकता है और इसका नतीजा होगा कि ट्रंप जोर जोर से अपने देश में बोलेंगे, देखो मैं युद्ध जीत गया। यहाँ ईरान को तो बोलने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया ईरान का समर्थन करिए कि ईरान युद्ध जीत गया है। तो ये एक मेरे को पॉसिबिलिटी लगती है रैंप ऑफ की, जहां एक फर्जरी हमला अमेरिका करेगा ईरान पे। सही, यानी कि कहा कि साइकोलॉजिकल वॉर होगी, ये मनोवैज्ञानिक दबाव होगा दुनिया को दिखाने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि ट्रंप को एक रैंप ऑफ चाहिए, जो रैंप ऑफ अब ईरान दे नहीं रहा। और आने सर, इसकी सबसे खास बात है कि इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? नैना जी, इसका खामियाजा रिपब्लिकन पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तभी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अब दरारें बिल्कुल सामने आ गई हैं। जिस तरह से सेनेट में भी 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया है, रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय। और हमें याद होगा नैना जी, 1 अप्रैल को ट्रंप ने कहा था कि मेरे को लग रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद मेरी इंपीचमेंट भी हो सकती है। जिस तरह से ट्रंप के अब खानदान के ये शॉर्ट ट्रेडिंग में जो चीजें सामने आ रही हैं, देखिए, जहां तक अमेरिकी अवाम की बात है, अमेरिकी अवाम की एक खासियत है, वो अपने राष्ट्रपति हो या उनका कोई भी सचिव हो, उनकी काली करतूतों को ज्यादा देर तक बख्शते नहीं है। ये इतिहास गवाह है, चाहे रिचर्ड निक्सन था, चाहे कोई भी था। तो अभी भी ट्रंप जिस मुसीबत में है, और मैं 1 मिनट चाहूंगा नैना जी आपसे। नैना जी, जब आज से 20-25 साल बाद आज के वक्त का इतिहास लिखा जाएगा, 3 बड़ी चीजें लिखी जाएंगी। पहला, ईरान युद्ध अमेरिका की महाशक्ति का पतन हुआ। दूसरा, ईरान मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा। और तीसरा, थोड़े सालों में नैना जी हम देखेंगे मिडिल ईस्ट में युद्ध दोबारा शुरू होगा, जिसमें पहला वार ईरान करेगा इजराइल में, जिसका नतीजा ये होगा कि इजराइल का बंटवारा होगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। ये बड़ी बात है सर। और तब पूरी दुनिया ट्रंप को और नेतन्याहू को थू करेगी। और मुझे लग रहा है कि सर शायद अमेरिका या रिपब्लिकन पार्टी के भी इतिहास में पहली बार होगा कि वो खुद, उनके नेता चाह रहे होंगे कि इस बार वो चुनाव हार जाएं, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की ये जो नीतियां हैं उससे उनको छुटकारा तो मिले। लेकिन 24 घंटे आने वाले वक्त के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो आगामी 24 घंटे हैं, घड़ी की जैसे टिक टिक आगे हो रही है, सांसें लोगों की खासतौर से मिडिल ईस्ट में ऊपर नीचे हो रही हैं कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।